Hello my dear students, once again welcome back to my channel. In this video I am going to talk about leave salary, the tax treatment of leave encashment. The employees are entitled to various types of leave and these leaves may be availed और दे मे नॉट बी अवेल्ड. या तो वो चाहे तो वो छुट्टी ले सकता है या वो छुट्टी नहीं लेगा. अगर वो छुट्टी नहीं लेगा तो या ये जो छुट्टी उसने नहीं ली है या ये लैप्स कर जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगी, इनको वो कभी नहीं ले पाएगा, या वो उनको इनकैश करा सकता है, उसके बदले में एक कैश इक्विवेलेंट अपने एम्प्लॉयर से ले सकता है, इनकैश करा सकता है. तो ये जो इनकैशमेंट उसने कराई है बेसिकली इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, लेकिन अंडर सर्टेन सिचुएशन. तो हम बात कर रहे हैं इनकैश्ड लीव की, जिसके बदले में छुट्टियों के बदले में एम्प्लॉय ने पैसा लिया है. इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर ये इनकैशमेंट नौकरी करते करते उसके दौरान ही हुआ है कि उसने कुछ छुट्टियां नहीं ली थी और उसने उसके बदले में मनी लिया है अपने एम्प्लॉयर से, तो अगर उसने जॉब के ड्यूरिंग, वो जॉब से रिटायर नहीं हुआ है अभी, अगर उसने ड्यूरिंग द जॉब ही उसने इनकैशमेंट करा ली है, ये फुली टैक्सेबल होगा. लेकिन अगर ये इनकैशमेंट उसने रिटायरमेंट पर कराई है तो आइए देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगी. अगर उसकी आज तक की जितनी छुट्टियां एक्यूमुलेट हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, और वो रिटायरमेंट के टाइम पर उनको इनकैश करा रहा है, अगर ये इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ करवा रहे हैं तो उनके लिए ये फुली एग्जेम्प्ट है. इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना. इसको ग्रॉस सैलरी में निल वैल्यू शामिल ही होगी. देयर विल बी नो टैक्स ऑन दिस इनकैशमेंट एज पर सेक्शन 10(10) एंड क्लॉज 1. अगर हम बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज़ की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, और हाँ जो कि लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, तो यहाँ बात ध्यान देने वाली है. जब मैंने बात पेंशन की करी थी तो मैंने जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जिक्र किया था तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उसी कैटेगरी में मैंने लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ भी ले लिए थे. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. जो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रिटायरमेंट की डेट पर लिया गया लीव इनकैशमेंट फुली एग्जेम्प्ट है, लेकिन लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते. उनके लिए सेपरेट ट्रीटमेंट है. लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा और कोई से भी अदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट ये रहेगी. आपको नीचे दिए गए 4 आइटम्स में से जो सबसे छोटा फिगर होगा उतने की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी है. सो व्हाट आर दीज 4 आइटम्स? नंबर 1, कितना लीव इनकैशमेंट एक्चुअली मिला है. व्हाट इज़ द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई एज लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट. उसको कितना पैसा हाथ में आया है लीव इनकैशमेंट के रूप में. नंबर 2, 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी. जब मैंने बात आपके केस में ग्रेचुटी की थी, वहाँ पर जब अदर एम्प्लॉयज़ कराती थी, वहाँ पे जब हम 10 महीने की सैलरी लेते थे तो वो 10 महीने वो होते थे जिस महीने वो रिटायर हुआ होता है, उससे उस महीने को छोड़कर उससे पहले वाले 10 महीने. लेकिन लीव इनकैशमेंट में ऐसा नहीं है. लीव इनकैशमेंट में 10 महीने की एवरेज सैलरी, दे आर टॉकिंग अबाउट 10 मंथ्स, जो कि रिटायरमेंट की डेट से एग्जैक्टली पहले वाले 10 महीने. अगर वो 14 सितंबर को रिटायर हुआ है तो 14 सितंबर से एग्जैक्ट पहले वाले 10 महीने, जिसमें 14 सितंबर से 14 अगस्त, यू कैन से 15 अगस्त, फिर आपके 14 अगस्त से 15 जुलाई, लाइकवाइज दिस. आपको एग्जैक्ट पीछे वाले 10 महीने लेने हैं. लेकिन जब हम ग्रेचुटी की बात करते हैं, वहाँ पर जब अदर एम्प्लॉयज़ की केस में मैं 10 महीने की एवरेज सैलरी लेती हूँ, वो 10 महीने वो महीने होते हैं जिस महीने वो रिटायर हुआ होता है, उस महीने को स्किप करके, उसको छोड़कर उससे पहले वाले 10 महीने. अगर ग्रेचुटी के टॉपिक में वो 15 सितंबर को रिटायर होता है तो आपको सितंबर का महीना टच ही नहीं करना. अगस्त, जुलाई, जून एंड लाइकवाइज 10 महीने लेने हैं. लेकिन यहाँ पर 10 महीने का मतलब है जिस डेट पे वो रिटायर हुआ है उस डेट से एग्जैक्ट पहले वाले 10 महीने. उल्टा चलेंगे, एग्जैक्ट, बिना किसी मंथ या किसी डेज को स्किप करे. देन बात आती है सी पार्ट, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव. आपको लेना है जो छुट्टियां उसने नहीं ली है उनकी कैश के टर्म्स में वैल्यू, उनका कैश के टर्म्स में इक्विवेलेंट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम 30 डेज ऑफ लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस. यहाँ पर एक कंडीशन सेट कर दी गई है कि अनअवेल्ड लीव की जो कैलकुलेशन करी जाएगी वो भी इस आधार पे, इस बेसिस पे की जाएगी कि वो हर साल सिर्फ 30 दिन की छुट्टियाँ ले सकता है हर अपनी पूरी हर साल की सर्विस को ध्यान में रखते हो. अगर उसने 5 साल नौकरी करी है
तो वो 5 महीने की छुट्टियां ले सकता है। तो मैंने क्या कहा, कैश इक्विवेलेंट लेना है किसका, अनअवेल लीव का, जो छुट्टियां उसने नहीं ली। लेकिन ये जो छुट्टियां नहीं ली, इसकी गणना, इसकी गिनती, इसकी कैलकुलेशन इस आधार पे, इस बेसिस पे की जाएगी, इस चीज़ को ध्यान में रखते की जाएगी कि सरकार कहता है कि उसका एम्प्लॉयर उसे बेशक जितनी मर्जी छुट्टियां दे रहा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम अपनी अनअवेल लीव की कैलकुलेशन करते हुए ये ध्यान रखेंगे कि उसका राइट इस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से इसका राइट है हर साल की 1 महीने की छुट्टी, 30 डेज लीव। देन बात आती है डी पार्ट। ये अमाउंट्स गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है 3 लाख रुपीज़ कि ये एग्जेम्पशन 3 लाख से ज़्यादा की एग्जेम्पशन वो अवेल नहीं कर सकता। अगर ये 4 लाख है, ये 6 लाख है और वो 5 लाख है, तो 3 लाख सबसे छोटा फिगर होगा, उतने की छूट मिलेगी। सो बेसिकली सरकार ने अमाउंट स्पेसिफाई करा है कि एग्जेम्पशन कैन नॉट बी मोर देन 3 लाख, सो डी पार्ट विल बी 3 लाख। इन चारों में जो सबसे छोटा होगा उतने की उसे छूट मिलेगी। किसको, अदर एम्प्लॉयज़ को, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ को और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे अदर एम्प्लॉयज़ का मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़कर बाकी सारे एम्प्लॉयज़। देन जब मैंने बात करी है सैलरी की, वो सिर्फ 10 महीने की एवरेज नहीं लेना है, बल्कि सैलरी का मतलब यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट से है। व्हाट आर दीज 3 इंग्रेडिएंट्स? नंबर 1, सैलरी में बेसिक सैलरी तो आएगी ही आएगी और डियरनेस अलाउंस भी आएगा, क्योंकि लीव सैलरी यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह है। तो आपको यहाँ पर डी सिर्फ वही वाला लेना है जो कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कवर होता है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। एंड नंबर 3, कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दैट्स इट। इन चारों में जो सबसे छोटा होगा उतने की उसे एग्जेम्पशन मिलेगी। तो क्वेश्चन, अब अपने कंसेप्ट को बेटर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन क्विक वाला करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question that I have taken up is, are an employee of XYZ Limited retired from service with effect from 1st January 2021 after serving for 16 years and 7 months. At the time of retirement, he received a sum of rupees 50,000 as leave encashment for अनअवेल लीव ऑफ 300 डेज। उसने 300 दिन की छुट्टियां अपनी पूरे टेन्योर ऑफ सर्विस में नहीं ली थी, जिसके बदले में उसे उसके एम्प्लॉयर ने XYZ लिमिटेड ने 50,000 रुपये दिए हैं। ही वॉज इंटाइटल्ड टू 40 डेज फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। उसको अपने XYZ लिमिटेड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको हर साल 40 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार था। ही वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की तारीख पर तो उसकी सैलरी थी 5,000 पर मंथ, लेकिन ही रिसीव द इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 500 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। उसको 1 जुलाई 2020 को 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिला था। दिस मीन्स जुलाई से पहले, मतलब कि जून में जो मंथ गए हैं, अप्रैल जो गया है, उसमें उसको सैलरी मिलती थी 4,500 पर मंथ। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इसने कितनी छुट्टियाँ इसकी बनती थी। अगर उसने एक्चुअल लीव उसकी कितनी बनती थी, एक्चुअल लीव सिंस उसने 16 साल नौकरी करी है, 16 साल के हिसाब से 40 दिन अगर हर साल उसकी लीव बनती है तो 640 दिन की वो छुट्टी ले सकता था। और उसकी अनअवेल लीव कितनी रह गई है? अनअवेल लीव जो है क्वेश्चन के हिसाब से उसने 300 दिन की छुट्टियां नहीं ली हैं। दिस मीन्स उसने कितनी छुट्टियां ली हैं? उसने 140 डेज की लीव ली है। दिस इज अवेल लीव। लेकिन हमारे इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से उसकी छुट्टियां कितनी बनती थी? लीव ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से वो सिर्फ हर साल 30 दिन की ही छुट्टी ले सकता था। 480 डेज़ की उसकी छुट्टियां बनती हैं। 480 डेज़ की उसकी छुट्टियां बनती हैं और अगर इस 480 डेज़ में से वो 140 दिन की छुट्टी ले चुका है, अवेल लीव जो है वो 140 दिन की छुट्टी ले चुका है, जो कि मुझे ऊपर की कैलकुलेशन से पता चला, तो उसने कितनी छुट्टी नहीं ली है इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से? उसने 340 दिन की छुट्टी, sorry, there is a calculation error. 640 minus 300 is 340 and 480 minus 340 is 140 days की छुट्टी उसने नहीं ली है एज पर द इनकम टैक्स रूल्स। और इस 140 डेज का मुझे यूज़ करना है कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए। देन बात करते हैं एवरेज सैलरी की। अगर बात करूँ 10 महीनों की,
जो उसकी रिटायरमेंट से पहले वाले 10 महीने थे वो रिटायर हुआ है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से पहले वाले 10 महीने कौन से हैं? दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, these are 8, and मई से पहले अप्रैल एंड मार्च। सो उसकी सैलरी में जुलाई में जंप आया था। दिस मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फॉर 6 months his salary was 5,000, but before that जून में, अप्रैल, मार्च, 4 months के लिए उसकी सैलरी कम थी, 4,500 की थी। दिस मीन्स उसकी पिछले 10 महीने एवरेज सैलरी रही है 48,000। Once we have done these two working notes, we can now begin the question. So, we will write down list of following will be exempted. Number 1, actual leave encashment received. उसको कितनी लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड हुई है? एक्चुअली लीव सैलरी रिसीव्ड इज 50,000 रुपीज़। उसको 50,000 अपने एम्प्लॉयर XYZ लिमिटेड से मिले हैं। नंबर 2, 10 महीने की एवरेज सैलरी। 10 महीने लेने हैं किस चीज़ के? एवरेज सैलरी के। और ये एवरेज सैलरी किसकी है? ये भी 10 महीने का एवरेज है। तो आपको 10 मल्टीप्लाई करना है 48,000 अगर 10 महीने की सैलरी है, सो एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 48,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आ जाता है 4800। ये 4800 आपको 10 महीने से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक महीने की एवरेज सैलरी 4800 है तो 10 महीने की कितनी होगी? सो आपको आ जाएगा 48,000। सो दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट। सो दिस इज़ क्वाइट रिडिकुलस बट दिस इज़ हाउ इट इज़। पहले आपको 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए 10 से डिवाइड करना है, बट सेकेंड पोजिशन पे लिखते हुए आपको इसे 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट इन द पिक्चर विच सेज कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल लीव। अनअवेल लीव कौन सी वाली? जो कि हमारे इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से 30 डेज इन अ ईयर से ज़्यादा ना हो, जो कि इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से थी 480, और वो उसमें से 340 दिन की छुट्टी ले चुका था। सो 140 दिन की छुट्टी उसने नहीं ली। अगर 4800 अगर 30 दिन की एवरेज सैलरी है तो 140 दिन की छुट्टी 140 दिन की कैश में सैलरी कितनी बनती है? 22,400। सो अगर एक महीने की एवरेज सैलरी है 4800, दैट इज़ 30 डेज की एवरेज सैलरी है 4800, तो 140 डेज की कितनी होगी? 22,400। नाउ कम्स अ 4 पॉइंट अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, जो कि है 3 लाख रुपए। 3 लाख से ज़्यादा वो एग्जेम्पशन ले नहीं सकता। इस केस में तो उसकी इससे बहुत ही कम बन रही है। सो विच फिगर इज स्मॉलेस्ट? 50,000, 48,000, 22,400 और 3 लाख रुपीज़। सो द स्मॉलेस्ट फिगर इज 22,400 एंड दिस विल बी एग्जेम्प्टेड। सो अगर उसे टोटल लीव इनकैशमेंट 50,000 मिला है, सो द टैक्सेबल पोर्शन विल बी 50,000 minus 22,400 equal to 17,600 rupees. So that's it for this video. For a more inclusive question in which will be catering of more retirement benefits like pension, gratuity, leave, salary in just one question, do watch out my next video in which I'll be considering everything all in one video, all at one place. Thanks for watching. Stay connected. Bye bye.